नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि टर्की की एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सादात ने एक मीटिंग की है जिसमें इन लोग ने डिस्कस किया है कि हम लोग फॉरेन फाइटर्स भेजेंगे कश्मीर और पैलेस्टाइन में। और ये न्यूज़ कोई नई न्यूज़ नहीं है। आज से 2 साल पहले यानी दिसंबर 2020 में भी ये आर्टिकल छपे थे इस तरीके के कि टर्की क्या करेगा कि सीरिया से प्रॉक्सी सोल्जर्स को रिक्रूट करेगा और उनको भेजेगा कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और 2020 का ये जो न्यूज़ थी ये इंडिया या फिर टर्की न्यूज़ एजेंसी के थ्रू नहीं छपी थी, बल्कि ये छपा था ग्रीक न्यूज़पेपर में। एक ग्रीक जर्नलिस्ट थे एंड्रियास माउंटोजोरालियस, उनकी एक रिपोर्ट छपी थी पेंटापोस्ट गामा में। ये एक ग्रीक न्यूज़पेपर है। उसमें इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो ये था कि इर्दोगान सेंड मर्सरीज टू कश्मीर। इर्दोगान जो है ये प्रेसिडेंट है टर्की के, तो काफी लंबे टाइम से इस चीज की प्लानिंग बताई जा रही है, टर्की कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि अक्सर टर्की जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, पाकिस्तान को खुल के इसमें सपोर्ट करता है और बड़े बड़े फ्रेमवर्क पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, जबकि इंडिया कहता है कि ये जो मैटर है कश्मीर का वो हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन फिर भी टर्की इंडिया को इसकी वजह से क्रिटिसाइज करता रहता है। तो यही हम लोग का मुद्दा रहेगा इस वीडियो में, क्यों टर्की इतना बड़ा स्टेप ले रहा है इंडिया के खिलाफ और इंडिया इसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है या फिर क्या करना चाहिए इंडिया को। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। sadat.com.tr ये वेबसाइट है इस प्राइवेट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। ये अपने आप को कंसल्टेंसी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर कहती है। इनकी वेबसाइट जो है वो आप लोग देखोगे तो इन लोग ने इतनी बढ़िया वेबसाइट बना रखी है कि हम लोग लायक कुछ खरीदने को होता है इस वेबसाइट पे, या फिर ये वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो कोई भी बिना कुछ खरीदे यहाँ से वापस नहीं जाता। लेकिन अफसोस सिर्फ कंट्री को ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करती है, हम लोग लायक यहाँ पर कुछ खरीदने को है नहीं, इसलिए यहाँ से कुछ हम लोग खरीद नहीं सकते। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सादात ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके से फैसिलिटेटर है अंकारा और सीरिया के प्रॉक्सी फाइटर के बीच में, कि ये जो सीरियन फाइटर है ये टर्की के इंटरेस्ट में काम करे और वो काम करे जो टर्की डायरेक्टली नहीं कर सकता, और इसमें टर्की का नाम भी ना है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अब प्लानिंग चल रही है टर्की में कि वो सीरिया से फाइटर्स को रिक्रूट करेंगे, उनको पैसा देंगे और उनको भेजेंगे कश्मीर में, पैलेस्टाइन में, इंडिया और इजराइल के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और इसमें टर्की के अलावा दूसरा उसका पार्टनर है पाकिस्तान, जो कि ठीक ऐसा ही चाहता है। ऑफ कोर्स इससे पहला फायदा जो होगा पाकिस्तान का वो ये कि उसका जो प्रोपेगेंडा है उसमें उसको हेल्प मिलेगी। दोनों टर्की और पाकिस्तान में मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ेगा। प्लस रिसेंट में आप लोग को याद हो तो बहुत ज्यादा इस तरीके की बात उठने लगी थी कि इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है पीओके को वापस लेने की। रिसेंट में राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि हमारा जो नॉर्थ मूवमेंट है ये तभी पूरा होगा जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वाला पूरा एरिया हमारे पास होगा। यानी इन्होंने इशारा किया था कि फ्यूचर में इंडिया इस चीज को भी ले लेगा। तो इस चीज से भी डर के हो सकता है पाकिस्तान जो है वो रिक्वेस्ट किया हो टर्की को, उससे हेल्प मांगी हो और टर्की ने ये फिर डिसाइड किया हो। नाउ टर्की ऐसा क्यों कर रहा है ये समझने के लिए हम लोग को जो मिडल ईस्ट की इक्वेशन है उसको समझना होगा। मिडिल ईस्ट की जो इक्वेशन है इस समय वो इस तरह की है कि 3 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो सुप्रीमेसी के लिए लड़ रही हैं, प्लस एक कंट्री इजराइल जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एनिमी बना हुआ है और उसको ये सारी कंट्रीज पसंद नहीं करती हैं। ये जो 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि सुप्रीमेसी के लिए लड़ रही हैं ये है सऊदी अरेबिया, ईरान और तुर्की। सऊदी अरेबिया की जो हिस्ट्री है वो हम लोग को पता है, इस्लाम का यहाँ से बर्थ हुआ था, मोहम्मद साहब यहाँ पर पैदा हुए थे और मक्का मदीना दोनों जो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हॉलीएस्ट साइट वो इसी कंट्री में आती हैं। इसलिए सऊदी क्लेम करता है मुस्लिम वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी। उसके अलावा ईरान जो है वो शिया कंट्री है, जबकि सऊदी जो है वो सुन्नी कंट्री है। इस चीज का भी इशू है दोनों कंट्री में और ये डिवाइड इन लोग का रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी इन मुस्लिम वर्ल्ड में। साथ ही साथ ईरान जो है वो रिसोर्स रिच भी है, वो न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर रहा है और सऊदी अरेबिया को भी इस चीज का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो बहुत ज्यादा पावर गैप क्रिएट हो जाएगा ईरान में और सऊदी में, और ईरान जो है वो सक्सेसफुली ये क्लेम कर पाएगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। इसी चीज को देखते हुए सऊदी और बाकी सुन्नी कंट्रीज जो हैं वो यहाँ तक कि इजराइल से भी रिलेशन अपने इंप्रूव करने लगी हैं, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर वेपन से इजराइल को भी बहुत बड़ा खतरा है।
इसके बाद आती है टर्की। टर्की का क्या इशू है कि ये हालांकि सुन्नी कंट्री है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो आप लोग को पता होगा, ओटोमन एम्पायर हुआ करता था जिसने लगभग 600 से 700 साल तक राज किया था एक बहुत बड़े एम्पायर पे। तो काफी टाइम तक ये मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बना हुआ था टर्की, और उसी बुनियाद पे ये आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी को क्लेम करता है। ये वही ऑटोमन ग्लोरी दोबारा रीगेन करना चाहता है। और इसके लिए टर्की करता क्या है कि इसको पता है कि सऊदी या फिर ईरान की तरह हमारे पास ऑयल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इन्फ्लुएंस करें बाकी कंट्रीज को या फिर इकोनॉमिक पावर गेन कर सके। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं कि ये जो मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में, इनके कॉज के लिए स्टैंड लें, ताकि वाकई मुस्लिम वर्ल्ड में ये सेंटिमेंट डेवलप हो कि टर्की जो है वो हमारे लिए खड़ा होता है, वो हमारा खलीफा है और वही सच्चा लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का। इसीलिए टर्की अजरबैजान और आर्मेनिया इशू में अजरबैजान का साथ देता है, पैलेस्टाइन इशू में पैलेस्टाइन का साथ देता है, चाइना के सिंगजियान प्रोविंस का इशू उठाता है, रोहिंग्या मुस्लिम का इशू उठाता है और इसीलिए कश्मीर का इशू भी उठाता है। और पाकिस्तान को ये पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा बायर है ऑयल का, इसलिए सऊदी जो है जिसको तेल बेच रहा है अपना, वो इंडिया को बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया अगर तेल खरीदना कम कर देगा सऊदी अरेबिया से तो इसका नुकसान सऊदी को भी होगा। इसलिए वो भी टर्की को सपोर्ट करता है और काफी ज्यादा मिलिट्री कॉपरेशन दोनों कंट्री में बढ़ रहा है हाल में। और टर्की के मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर का क्लेम जो है उसमें भी सपोर्ट मिल रहा है उसको पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सिनेरियो है अब तक का, और बात अब यहाँ तक बिगड़ गई है कि टर्की अपनी मिलिट्री को ही सेंड करने की बात कर रहा है कश्मीर में। हालांकि पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जब टर्किश फाइटर जो हैं वो मारे गए हों कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए इंडिया के अगेंस्ट में। लेकिन पहले जो बात थी वो इंडिविजुअल लेवल के चॉइस की थी, और अब बात हो रही है टर्की द्वारा यानी किसी कंट्री द्वारा पूरी प्लान वे में ये करने की। ना अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर सकता है या फिर इसे क्या करना चाहिए। तो देखो, इंडिया ने हाल में साइप्रस का इशू उठाना शुरू किया है और ग्रीस को इसमें सपोर्ट देना शुरू किया है। जब बार बार टर्की नहीं मान रहा था, कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था, यूएन तक में कश्मीर का मुद्दा इसने उठाया, तो उसके बाद इंडिया ने भी ऐसे घेरना शुरू किया है। इस चीज को कंटिन्यू कर सकता है इंडिया, और जिसकी वजह से इसको ग्रीस और फिर बाकी उसके जो यूरोपियन फ्रेंड है उसका भी हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हर साल में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो, इश्यूज होते रहते हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें टर्की लगातार सपोर्ट करता है अजरबैजान को। और इंडिया इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है कि आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया, उसमें कई इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल किया था आर्मेनिया ने। तो इस तरीके से भी इंडिया डिफीट करने की कोशिश कर रहा है टर्की को, लेकिन इसके लिए जरूरत है इंडिया को कि वो अपनी जो मिलिट्री वेपन्स है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहे, उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहे और एक बहुत बड़ी बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करे इंडिया में। इसके अलावा रशिया, जिसका आर्मेनिया के साथ ट्रीटी भी है, सीएसटीओ ट्रीटी यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन है दोनों में, जिसमें रशिया पे ये ऑब्लिगेशन है कि ये आर्मेनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है इंडिया, रशिया को ये बना सकता है कि आप और मैं मिलके आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, और आपका जो दुश्मन है यूक्रेन, उसको भी टर्की ने अपना जो बैरेक्टार ड्रोन है वो बेचा था, जिसकी वजह से आपको भी नुकसान हुआ है। इसलिए टर्की को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मिलके एक एक्सेस बनाते हैं, और आर्मेनिया को सपोर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग मिलके करते हैं। हालांकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया में, उसमें रशिया सपोर्ट कर नहीं पाया था आर्मेनिया को, क्योंकि वो अपने यूक्रेन वॉर में बिजी था। लेकिन उसके बाद भी फ्यूचर में इस चीज का ख्याल रख सकते हैं रशिया और इंडिया मिलके। इसके अलावा टर्की और सऊदी में मैंने बताया सुप्रीमेसी की लड़ाई है, और मुस्लिम जो है वो इंडिया में भी है। पाकिस्तान जो हमेशा इस्लाम का झंडा उठाया रहता है, उससे ज्यादा मुस्लिम्स है इंडिया में। तो इस चीज का फायदा भी इंडिया उठा सकता है। इंडिया सऊदी को ये शो करे, ये जो कश्मीर का इशू है ये रिलीजियस इशू कभी भी था ही नहीं। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए इसको इस्लाम से जोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको भी नुकसान होता है। टर्की इस मुद्दे को जोड़ तोड़ से उठा के अपने आप उसको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर क्लेम कर पाता है और आपको हरा पाता है इसमें। और इंडिया ये भी कह सकता है कि अगर ये रिलीजियस इशू है भी, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो हमारे पास है, तो रिलीजियस बेसिस पे आप लोग को सपोर्ट करना है तो उसमें भी आप लोग को हम ही लोग का सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा करना इंडिया के लिए कोई खास मुश्किल होगा भी नहीं, क्योंकि इस बात में दम भी है। ये जो कश्मीर का इशू है ये रिलीजियस इशू है ही नहीं। पाकिस्तान जो वहां पर टेररिज्म फैलाता है उसमें कई मुस्लिम्स भी होते हैं जो कि मारे जाते हैं।
उसके अलावा ये भी बात सही है कि इंडिया के पास ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो मुस्लिम पॉपुलेशन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा फल-फूल सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें मुस्लिम ही आपस में लड़ रहा है। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, अहमदियों पे अत्याचार हो रहा है, बलूचिस्तानियों पे अत्याचार हो रहा है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो पाकिस्तान में हैं। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुआ क्या है कि ऑयल के प्राइसेस वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो पॉलिसी डिसीजन होती है वेस्ट की या फिर रशिया की, उसकी वजह से। हाल में ही वेस्ट ने डिसाइड किया है कि ये लोग रशियन ऑयल के प्राइस पे कैपिंग लगाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि फिर से चांसेस थे कि वर्ल्ड में जो ऑयल के प्राइस है वो नीचे चले जाएंगे और इसका नुकसान होगा सऊदी अरेबिया को भी। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि वो जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसी को कम कर देगा, जिस चीज़ पे यूएस काफ़ी नाराज़ भी हुआ था और इस डिसीजन को सऊदी अरेबिया को वेस्ट के खिलाफ और रशिया के सपोर्ट में बताया था। तो सऊदी जो इतने टाइम्स यूएस का अलाई था, वो हाल में हम लोग देख रहे हैं कि रशिया की तरफ टिल्ट हो रहा है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में रिसेंटली में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करने की बात हो रही है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है। ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कई बार एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और वेस्ट का एक बहुत बड़ा कंपेटिटर भी कहा जाता है। प्लस सऊदी जो है वो ऑयल सप्लायर है और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल बायर है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स में अगर सऊदी मेंबर बनता है तो उसके बाद और इन लोग में जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होंगे, जिसके बाद ये सिचुएशन हो जाएगी कि इंडिया के नुकसान में सऊदी का भी नुकसान होगा और सऊदी के नुकसान में इंडिया का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों कंट्रीज को एक दूसरे को सपोर्ट करना मजबूरी हो जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट भी मैं देख इस लाइन में एक्शन लेना चाहती है। रिसेंटली रफाल के इंडक्शन पे जो इवेंट हुआ था उसमें मैं देख रहा था कि बाकी सब प्रेयर जो हमेशा किए जाते हैं हिंदू सिख और उसके अलावा मुस्लिम प्रीस्ट ने भी रफाल के लिए प्रेयर किया था। तो ऐसा दिखा के इंडिया वर्ल्ड को ये दिखा सकता है कि देखो हम लोग के पास भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इस्लाम को सपोर्ट करने के नाम पे तो पाकिस्तान को मत ही सपोर्ट करो। तो ये वो एक्शन है जो जो इंडिया ले सकता है टर्की के खिलाफ, सऊदी को सपोर्ट कर सकता है और साइप्रस इशू आर्मेनिया को सपोर्ट, इस तरीके के एक्शन ले सकता है टर्की के अगेंस्ट में। इसके अलावा साथ ही साथ इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि ये लगातार अपनी इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक और बाकी तरीके के पावर को इंक्रीज करते रहे, क्योंकि अंत में जो बात आती है वो यूटिलिटी पे आती है। अगर आपकी ज़रूरत पड़ रही है बाकी कंट्रीज़ को, आपके साथ इंगेज है बाकी कंट्रीज़, ऐसी सिचुएशन है कि आपका नुकसान हो तो इसमें सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ का भी नुकसान होगा। तो ऐसे में वो कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाएंगे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। उनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा कन्वर्ज होंगे कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में एक्शन ले नहीं सकती हैं और यूटिलिटी तभी ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगी इंडिया की जब उसके पास इकोनॉमिक पावर हो, इसकी इंडस्ट्रीज़ हो, बड़ी-बड़ी डिप्लोमेटिक पावर हो और हर चीज़ में इंडिया जो है वो तरक्की करे। तभी बाकी कंट्रीज़ आएँगी ना अपने फ़ायदे को देखते हुए कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया के साथ। तो ये था पूरा वीडियो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।